चैप्टर नंबर 16 है केमिकल इंडस्ट्रीज। इसका हमने टॉपिक पढ़ना है आज रीफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। यानी कि हमारे पास मेटल हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया था रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और डेस्मराइजेशन वाले मेथड से। अब जो हमारे पास मेटल आया था वो कौन सा था? कॉपर मेटल। कॉपर का क्या फार्मूला होता है? Cu। हमारे पास कॉपर मेटल आया। अब इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो खालिस नहीं है। अब उनको हमने क्या करना है? अलग करवाना है मेटल से। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो इम्प्योर हैं, प्योर नहीं है। अब उसको हम लोगों ने अलग करना है, तो उसके लिए एक प्रोसेस है रीफाइनिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बीकर लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे एनोड और कैथोड। ठीक है, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब हमने इसमें से क्या पास करवाना है? इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले इसके अंदर एनोड पुट करेंगे और कैथोड और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग पास आउट करवाएंगे। अब आप लोगों ने याद रखना है, जो एनोड है उसके अंदर है इम्प्योर कॉपर। ठीक है, जो हमने कॉपर वो एक्सट्रैक्ट की थी ना, मिनरल से निकाली थी, वो वाली कॉपर कहाँ पे है? एनोड में। और कैथोड में वो वाली कॉपर है जो पहले ही हमारे पास खालिस हालत में थी। ये वाली खालिस है और ये खालिस नहीं है, इम्प्योर वाली। हमें इम्प्योर वाली को क्या बनाना है? प्योर। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करवाएंगे, बिजली को। ठीक है, जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे, कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, Cu2+। जब इलेक्ट्रिक करंट आता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये Cu2+ के आइंस को सॉल्यूशन के अंदर क्या कर देंगे? डिस्चार्ज कर देंगे, यानी कि ये वाले आइंस बीकर के अंदर चले जाएंगे सॉल्यूशन में। अब जब ये यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कैथोड जो था वो कौन सा था? नेगेटिव। तो अब ये वाले पॉजिटिव थे Cu2+, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो क्या होंगे? ये वाले सारे जो वो हैं आइंस, ये यहाँ पे कैथोड के साथ लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसने इसको अट्रैक्ट किया। अब ये वाला कैथोड सारे का सारा क्या हो गया? प्योर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। इस टॉपिक के अंदर हमने यही पढ़ना है। बुक पे आ जाओ आप लोग। रीफाइनिंग द इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यानी कि बिजली को पास आउट करवाते हैं, गुजारते हैं उसके अंदर से। तो पहली जो फॉर एग्जांपल पहला जो पैराग्राफ है ना, वो एग्जांपल भी है और डिफाइन भी। जब आएगा डिफाइन रीफाइनिंग, तो आप लोगों ने इसमें लिखनी है रिफाइनिंग की तारीफ। निशान लगा लो सब। पहला पैराग्राफ जो है, जहाँ पे लिखा हुआ है ना फिगर 16.6, उससे पहले तक, एज शोन इन फिगर 16.6 से पहले तक निशान लगाना। लगा लिया सबने? सल्फेट सॉल्यूशन इन इट, आप दोनों लगा लिया? लगा लिया? ये इसकी तारीफ है, इसके ऊपर आप लोगों ने हेडिंग देनी है रीफाइनिंग की तारीफ आप लोगों ने, और आप लोगों ने डिफाइन। ठीक है, उसके बाद हेडिंग बतानी है वजाहत की, एक्सप्लेनेशन। 16.6 के बाद एक्सप्लेनेशन, वजाहत की हेडिंग देनी है। मिल गया सबको? 16.6 के बाद लगा लिया सबने? यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास। एक क्या है हमारे पास? इम्प्योर कॉपर मेटल है जिसको हम लोग एनोड के तौर पे एक्ट करवाएंगे, और दूसरा हमारे पास है प्योर कॉपर मेटल जिसको हम लोग कैथोड के तौर पे एक्ट करवाएंगे। सस्पेंडेड का मतलब होता है अंदर रखना या लटकाना। ठीक है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो बीकर के अंदर सॉल्यूशन है उसके अंदर हमने इनको क्या किया है? सस्पेंड किया है, लटका दिया या अंदर डाल दिया। तो ये एक्सप्लेनेशन वाले में ये आएगा। उसके बाद आगे वाला पैराग्राफ भी इसी में आना है। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को सॉल्यूशन में से गुजारा, एनोड इम्प्योर कॉपर डिसॉल्व टू प्रोवाइड कॉपर 2+ आयंस टू द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो एनोड के जो Cu2+ वाले आयन है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी कि हल हो जाएंगे। These Cu2+ ions are discharged by gaining of electron from the cathode
अब ये क्या करेंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, ये वाले जो आयंस हैं, देयर बाय कॉपर एटम डिपॉजिट ऑन द कैथोड मेकिंग इट थिक ब्लॉक ऑफ प्योर कॉपर मेटल। पहले ये क्या था, पहले ये थीन था, ये वाली साइड कैथोड वाली, जैसे यहाँ से आयन गए तो ये क्या हो गई, थिक हो गई, ज्यादा हो जाएगी, तो इसका ब्लॉक जो है वो थिक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर और कॉपर एटम्स जो है वो आ गए हैं। The impurities like gold and silver settle down as anode mud। कॉपर को हमने अलग कर लिया, उसके अलावा अगर उसमें गोल्ड और सिल्वर भी है तो उनके एटम्स नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। सिर्फ कॉपर जो है वो यहाँ पे डिसोल्व होगा और बाकी गोल्ड और सिल्वर जो है वो यहाँ बैठ जाएंगे, और इम्प्योर कौन सा था, एनोड में रह जाएगा। उसके बाद है डायग्राम की हेडिंग देनी है आप लोगों ने, ये वाली डायग्राम बनानी है जो बुक में बनी हुई है, दोनों बनानी है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, अगर लॉन्ग में आया तो, शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ डिफाइन और एग्जांपल लिखनी है, ठीक है, जो फर्स्ट पैराग्राफ था। ये लॉन्ग में भी आ सकता है। पेयरिंग आएगी ना आप लोगों की, तो एग्जांपल नहीं है बल्कि इसकी, नहीं एग्जांपल है तो सही। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, सेकंड लाइन के एंड से, सेकंड लाइन के एंड पे लिखा नहीं हुआ फॉर एग्जांपल, हाँ पहले पैराग्राफ में मिल गई है। डायग्राम बनानी है। अब आप लोग डायग्राम में देखो, सबसे पहला जो है वो क्या है, इम्प्योर कॉपर एनोड, उसके बाद जो है वो क्या है, प्योर कॉपर कैथोड, उसी का नाम बता रहे हैं, प्योर कॉपर कैथोड, उसी के ऊपर एरो है। उसके बाद नीचे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट वाली डायग्राम में उन्होंने किसका बताया, प्योर कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। अब कैथोड पे जो है वो एटम्स आ गए हैं, इसलिए वो क्या हो गया, थिक हो गया, पहला वाला ब्लॉक जो है वो मोटा हो गया। तो प्योर कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। इसी डायग्राम के एंड पे देखो, एनोड हैज बीन ईटन अवे, इसका मतलब है एनोड क्या हो गया, खत्म हो रहा है। यहाँ पे नीचे क्या बैठ गई है, एनोड मड जो इम्प्योरिटीज थी। उसके बाद उन्होंने नीचे बताया हुआ, इन दिस प्रोसेस इम्प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व एंड गोज इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब उन्होंने कहा है कि जो एनोड के अंदर इम्प्योरिटीज थी वो कहाँ चली गई, इस सॉल्यूशन में, ठीक है। साइड बाय साइड प्योर कॉपर आइंस फ्रॉम द सॉल्यूशन डिपॉजिट द कैथोड, जो प्योर थे वो कहाँ चले गए, कैथोड पे, ये रहा कैथोड। थस कैथोड बिकम अ प्योर कॉपर मेटल, कैथोड क्या बन गया है, खालिस कॉपर का मेटल बन गया है। इम्प्योरिटीज कौन सी बताई है उन्होंने, गोल्ड और सिल्वर सेटल डाउन एज एनोड मड, इसको हम लोग कहेंगे एनोड मड, क्योंकि हमने गोल्ड और सिल्वर को कॉपर से अलग किया है, ठीक है। उसके बाद नीचे उन्होंने दी हुई है फ्लो शीट डायग्राम, इसका अलग से क्वेश्चन आता है, फ्लो शीट डायग्राम फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सबसे पहले उन्होंने हमें दिया हुआ है क्रश्ड ओर, क्रश्ड ओर कौन सा था, जितना हमने पढ़ लिया ना, ये उसकी समरी है, फ्लो शीट जो है। क्रश्ड ओर वो था जिसके अंदर मेटल भी है और नॉन मेटल्स भी। सबसे पहले हमारे पास आता है क्रश्ड ओर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रश्ड ओर। इसमें से हमने क्या करनी है, इम्प्योरिटीज यानी जो खालिश चीजें नहीं है उनको हमने निकाल देना है। ये वाली समझो कि ये खालिश नहीं थी, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, हमने रिमूव कर दिया इसको, तो इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। नीचे लिखा हुआ है उसके फ्रोथ फ्लोटेशन की मिकदार, आपको मिल गई है फ्लो शीट ये वाली, एरो लगाया हुआ है ब्लू कलर का, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, नीचे है कंसंट्रेशन ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन, जो झाग की सूरत में हमने इम्प्योरिटीज को अलहदा किया था। इस तरह से बीकर में था और यहाँ पे बबल्स आ गई थी, इसको हमने क्या बोला था, फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। उससे हमने क्या किया, इम्प्योरिटीज को खत्म कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कंसंट्रेटेड और CuFeS2 वाला। इसमें से हमने जो इम्प्योरिटीज को रिमूव किया वो कौन सा प्रोसेस था, रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद था रोस्टेड और Cu2+FeS, उसमें हमने इम्प्योरिटीज को रिमूव किया था एज अ स्लैग, झाग की सूरत में हमने उनको रिमूव कर दिया था। उसके बाद हमने किया था स्मेल्टिंग, स्लैग को अब रिमूव करना है, स्मेल्टिंग के जरिए हमने क्या बनाया, स्मेल्ट और Cu2S और FeS,
उसके बाद हमने फिर से इम्प्योरिटीज को रिमूव किया। कौन सा प्रोसेस था? बेसमराइजेशन। उससे हमारे पास आया ब्लिस्टर कॉपर, 98% प्योर कॉपर जो होता है। उसके बाद हमने आज जो पढ़ लिया टॉपिक वो कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक रीफाइनिंग, जिसमें हमने उसको अलग कर लिया है, प्योर को और इम्प्योरिटीज को अलग। तो अब हमारे पास कितने परसेंट आ गया कॉपर? खालिस 99.9%। ये सारा प्रोसीजर करने के बाद हमारे पास आ गया। आज के लिए इतना बहुत है।